नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने ऊर्जा से परिपूर्ण जोश नीट जेआरएफ पर स्वागत करता हूं। अपनी इस अगली कक्षा में जो संप्रेषण की है कम्युनिकेशन, जो यूजीसी नीट आपको जो पार्ट 1 का पेपर होता है 50 क्वेश्चंस का, जो 100 मार्क्स के सबसे महत्वपूर्ण होता है जेआरएफ कराने में, उसका पेपर हम लोग 1 कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 4 इससे पहले हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 फ्री हैंड लेक्चर में, क्योंकि फ्री हैंड लेक्चर सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप यदा कदा देखेंगे पीडीएफ अलग चीज़ होता है और फ्री हैंड लेक्चर जहाँ पर आपको रिटन स्किल के साथ एक एक चीज़ समझाया जाता है, एक एक चीज़ बताया जाता है, वहाँ एक उत्कृष्टता एक अलग झलकती है। आप उसके साथ साथ नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और वो नोट्स, आपके संक्षिप्त नोट्स आपको एग्जाम से 10 दिन पहले रिवीजन करने में बहुत ही सहायक होता है। आप बुक्स कभी रिवीजन नहीं करेंगे, आप कभी भी रिवीजन करेंगे तो अपना फ्री हैंड नोट ही रिवीजन करेंगे, इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी है। आप अगर आज मेरा क्लास देख रहे हैं तो आपसे मेरा गुजारिश है कि आप जाकर के यूनिट 1 से एक लेक्चर 1 से कंप्लीट कीजिए, लेक्चर 1 से लेकर के अब तक आइए, तब जाकर के आपका पूर्णतः यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 कंप्लीट होगा। आज हम लोग यूनिट के 7वीं कक्षा में है, यूनिट 4 के कम्युनिकेशन के। इससे पहले 6 कक्षाएं हो चुकी है। अब जब जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आप प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। मिशन जेआरएफ सबसे पहले दिखेगा। क्यों? क्योंकि आज के दौर में अगर आप आर्थिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, यूजीसी के द्वारा जो विद्यार्थियों को पीएचडी के दौरान दी जाती है ग्रांट्स के तौर पे आर्थिक सहायता जो दी जाती है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान होता है। इसीलिए मिशन जेआरएफ के लिए आपको सेल्फ नोट्स बनाना, हमारे चैनल से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जाइए और हमारे चैनल को, अब देखिए जोश नीट जेआरएफ देंगे तो ऑलरेडी आप कुछ भी सर्च करें, जोश नीट जेआरएफ यूजीसी नेट मारिए, आपको ऑलरेडी सारी क्लासेज आपको आ जाएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद अब जाएंगे 4 लिंक मिलेगा, 4 लिंक में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ते ही आपको क्या करना है कि आप देखिए वहाँ लिखा व्हाट्सएप टू जोश नीट जेआरएफ टीम, तो व्हाट्सएप टू जोश नीट जेआरएफ टीम है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अब मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस प्रकार की मदद की अपेक्षा है, हमारी टीम आपको भरसक मदद करने के लिए तैयार रहेगी, ठीक है। इस तरह से देखिए वीडियो आपके पास कंटिन्यू अपलोड, पेपर 1, हिंदी साहित्य, हर चीज़ आपको सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरे टीम के द्वारा जो है आपको आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप देखिए, आप अगर मेरे साथ पॉडकास्ट में भी आते हैं तो जोश वार्ता में देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का हाल कैसा है, बर्बादी का जिम्मेदार कौन, कुल मिला के तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट में अगर आप आएंगे तो प्लेलिस्ट में देखिए इस तरह से चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। हिंदी साहित्य पीवाईक्यू सिलेक्शन, आप देखिए ये मैम पढ़ा रही हैं पीवाईक्यू सिलेक्शन तक, आप एक बार जाकर के देखिए, इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है जिसका कोई जोर नहीं है। आपको नोट्स भी बनाने के लिए आपको मतलब एक क्वेश्चन करने का मतलब एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उसके साथ 4 टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। मैं मानता हूँ कि 4 ऑप्शन बराबर 4 टॉपिक, इसीलिए आप जाइए और उस सारे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए बनाया गया है मिशन जेआरएफ को कंप्लीट करने के लिए। चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर, ठीक है। जब क्लास में आप आते हैं, आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जितनी प्रकार की बाधाएं होती है उस बाधाएं को हम लोगों ने देखा था, मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, हर चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, भाषाई स्तर पे। तो अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत करने वाले हैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है उसको देखने वाले हैं। चलिए हम आगे चलते हैं क्लास की ओर, ठीक है। मैं करता हूँ पहले की भांति वीडियो हटा देता हूँ, इससे आपका कंसंट्रेशन क्या हो बना रहे। चलिए चलते हैं प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत में। सबसे पहला चीज यही आता है, क्या आता है, प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है।
अब हम इन प्रभावी क्लास कैसे आप इफेक्टिव बनाएंगे, इसको लेकर के एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। कक्षा संप्रेषण की प्रभावशीलता जो है प्रमुख खासकर कारक पर निर्भर करती है। जैसे एग्जाम्पल में कारक की बात करें, प्रमुख कारक में कौन कौन आएगा? सबसे पहला तो आ जाता है शिक्षक। क्या आता है? शिक्षक। फिर आता है छात्र, फिर आता है शिक्षक संदेश, जो मैसेज आप जो पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट। फिर आता है शिक्षण विधि, शिक्षण विधि और मीडिया। क्या आता है? मीडिया। फिर आता है अधिगम वातावरण। क्या आता है? अधिगम वातावरण। अब समझिए क्यों कहा जाता है कि प्रभावी कक्षा बनाने के लिए आपको शिक्षक जितना ज्ञानी रहेगा, जितना प्रभावशाली ढंग से अपनी प्रस्तुति को अंजाम देगा, वो उतना कक्षा क्या होगा? इफेक्टिव होगा। छात्र जितने अच्छे तरीके से फीडबैक देगा कि सर बहुत अच्छा लगा, सर झुका करके दे, हिला करके दे, या कुछ क्वेश्चन पूछ करके दे, क्रॉस क्वेश्चन करके दे, इससे बनता है। मैसेज ऑफ कंटेंट भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि कंटेंट आप कैसा डिलीवर करते हैं। फिर शिक्षण विधि क्या आपका है? जैसे मान लिया जाए किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, साइंस के विषय को पढ़ाने के लिए आपके पास कोई प्रोजेक्टर है, आप विजुअलिटी के साथ दिखा रहे हैं, कोई पिक्चर दिखाना है, सेल कैसा होता है, सेल के लिए पिक्चर दिखाया आपने विज्ञान में, वो ज़्यादा अच्छे माना जाएगा। फिर अधिगम वातावरण कैसा है? जैसे मान लिया जाए गर्मी के दिनों में अगर मान लिया जाए काफ़ी गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चल रही है, एसी नहीं है, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? इसीलिए अधिगम लर्निंग जो वातावरण इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने देख लिया। अब हम चलते हैं खासकर कक्षा संप्रेषण के सिद्धांतों को खासतौर पे 4 शीर्षकों में के अंतर्गत आप बांट सकते हैं। खासकर क्या करेंगे? सिद्धांत के 4 शीर्षक। शिक्षण के 4 शीर्षक। देखिए इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला आता है शिक्षकों के लिए सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे सिद्धांत विद्यार्थी के लिए बना है। सबसे पहले तो शिक्षक इसमें आएगा, शिक्षकों के लिए सिद्धांत। दूसरा होता है संदेश नियत करने के सिद्धांत। नियत करने के सिद्धांत। तीसरा होता है शिक्षण विधि और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत। शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत। और अंतिम होता है अनुकूल शिक्षण वातावरण। अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। ठीक है, आपने देख लिया कुल मिलाकर के शिक्षक आ गया, संदेश आ गया, शिक्षण विधि आ गया, मीडिया आ गया और अनुकूल शिक्षण वातावरण आ गया। अब हम एक एक चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के किसमें सेगमेंट में बटा हुआ है। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? शिक्षण वाला, ये देखेंगे शिक्षण के लिए, सॉरी शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए जो है क्या क्या सिद्धांत है? प्रिंसिपल्स फॉर टीचर। प्रिंसिपल फॉर टीचर सबसे पहला जो आता है इस वाले में, सबसे पहला आता है यथार्थवादी आत्म अवधारणा। यथार्थवादी आत्म अवधारणा और आसपास जो है, आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील होना।
संवेदनशील होना। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, अ परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग्स। सबसे पहले आप देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें छात्रों की सामर्थ्य और दुर्बलताओं का विश्लेषण किया जाता है, उनकी क्षमता जानने का प्रयास और वास्तविकता को स्वीकार करना शामिल है। इसमें क्या है, छात्रों को जो है ना की सामर्थ्य और दुर्बलता का विश्लेषण किया जाता है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो कोई बच्चा सब बचपन से ही क्या है अपने गार्जियन के द्वारा या अपने समाज के द्वारा बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही सताया हुआ है, तो बच्चा क्लासरूम में आकर के भी उसके अंदर क्वेश्चन करने की, आस्किंग जो होता है क्वेश्चनराइड फॉर्म में करने का एक विवेक नहीं आ पाएगा, ये कोई ताकत नहीं आ पाएगा, एक जोश नहीं आ पाएगा। इसलिए उसके सामर्थ्य को, उसके दुर्बलताओं का विश्लेषण करना, समझना कि आखिर कौन बच्चा दबा हुआ है, कौन बच्चा ज़्यादा ही कुछ परेशान कर रहा है, तो दोनों को सामंजस्य बना के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसके अंतर्गत विषय वस्तु में दक्षता का विकास। विषय वस्तु में दक्षता का विकास करना। अब देखिए, अगर मान लो एक शिक्षक है, आपका आप जैसे कहेंगे कि डेवलप अ प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर, तो कोई शिक्षक को सदैव अपने ज्ञान वर्धन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सबसे पहला देखो, आप लोग कहते हो ना कि मतलब कि टीचर बनना बहुत आसान होता है, नहीं, यहाँ देखो विषय वस्तु में दक्षता का विकास में सबसे पहले क्या कहा जाता है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को सदैव, ऑल टाइम, ऑलवेज, सदैव अपने ज्ञानवर्धन को, जो अपना ज्ञानवर्धन है, अपनी नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इन्हांस करते रहिए। ज्ञानवर्धन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर ये इसके लिए यूजीसी और दूसरी संस्थाएं जो होती है समय समय पर लघु अवधि के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रायोजित करती रहती है यूजीसी के द्वारा, खासकर जिसके कारण से क्या होता है, शिक्षक का आत्मविश्वास और शिक्षण अभिक्षमता बढ़ती रहती है। यूजीसी के द्वारा आपको बीच बीच में यूजीसी के द्वारा जो शॉर्ट टर्म होता है ना, खास करके क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस होता है, कोर्सेज लाया जाता है। शिक्षकों को नई तकनीक शिक्षण तकनीकों से भी अवगत कराया जाता है, नवीन तकनीकों से अवगत कराना, ये बात को भी भूलना नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई टीचर अगर मान लो ऑनलाइन डिजिटल वे में पढ़ाने में इच्छुक नहीं है या पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो उसको भी दक्षता भी विकास करना। तीसरा जो सबसे बड़ी बात आती है, शिक्षार्थियों को समझना, स्टूडेंट्स को समझना, शिक्षार्थियों लर्नर्स को समझना। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए। जैसे शिक्षक को शिक्षार्थियों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ऑल टाइम जानकारी लेना पड़ेगा। यह जानकारी पूर्व ज्ञान हो सकता है, पूर्व ज्ञान हो सकता है, अधिगम शैली हो सकता है कि किस बच्चे को किस में रुचि ज़्यादा है। ठीक है, ज्ञान संबंधी शैली हो सकता है, शैली हो सकता है, उसके बाद प्रेरणा सिद्धांत हो सकता है कि बच्चे की मोटिवेशन किस में आता है, प्रेरणा सिद्धांत हो सकता है। कुछ बच्चे को खेलने में रुचि ज़्यादा है तो उसको उस अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। उसके मतलब कुल मिलाकर इंटरेस्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है। शिक्षक को इस तथ्य से को स्वीकार करना चाहिए कि खास तौर पर किसी दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते हैं। याद रखना, आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहला कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। दोनों की क्या है, परवरिश अलग हुआ है, उनके साथ एक समान व्यवहार भी आप नहीं कर सकते हैं। ये बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आता है प्रभावी संप्रेषण कौशल। प्रभावी संप्रेषण कौशल
ठीक है। प्रभावी संप्रेषण कौशल का मतलब यही होता है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, मौखिक या लिखित, सभी प्रकार के संप्रेषण कौशल आते हैं, सतत अभ्यास से प्राप्त किया जाए। जैसे मान लो कि शाब्दिक हो गया, अशाब्दिक हो गया, प्रभावी होनी चाहिए, मौखिक हो गया जैसे मान लो, या लिखित हो गया। कुल मिलाकर आपने क्या समझा कि मतलब जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें प्रभावी, इफेक्टिव होना चाहिए, मेरे पास स्किल होनी चाहिए कि बच्चा समझ जाए आसानी से। नेक्स्ट आता है कि शिक्षा विज्ञान और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, ठीक है। इन दोनों के सम्मिश्रण से कक्षा संप्रेषण को क्या होता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। दोनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो होता है, शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और क्या, कर्तव्यनिष्ठ होना। जैसे मान लिया टू बी ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्शसनेस, दोनों होना पड़ेगा। छात्र इन दोनों गुणों के आधार पर शिक्षक का सम्मान करता है। याद रखिएगा, शिक्षक के सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप ही मान लो कि सिगरेट पियोगे या शराब पियोगे तो बच्चा आपसे क्या सीखेगा, क्या बच्चा के अंदर क्या मोटिवेशन आएगा। इसलिए शिक्षक के अंदर ये सब गुण होना ही चाहिए, ठीक है। कक्षा में संप्रेषण और भी प्रभावी हो जाता है अगर मान लो कि आपको अगर इज्जत करता है, सम्मान करता है बच्चा तो, ठीक है। आपने ये देख लिया, शिक्षक के सम्मान के लिए जरूरी, शिक्षक के सम्मान के लिए क्या है, जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं। जब आपको मैंने बता दिया कि आपने क्या कर लिया इससे पहले, अभी आपने देखा कि जो चार पार्ट जो हम लोगों ने देखा था शिक्षण के 4 शिक्षक में, उसमें पहला हम लोगों ने देख लिया शिक्षक के सिद्धांत की। अब देखते हैं संदेश नियत करने की, इसका संदेश नियत करने के सिद्धांत क्या है इसको। के लिए सिद्धांत, ठीक है, आपने ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फॉर मैसेजिंग डिजाइन कैसे होता है, वो समझिए। सबसे पहला जो होता है, पहला नंबर पे, कि स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी चीज़ का जो आप मैसेज फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, पूरे स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, निर्दिष्ट। उद्देश्य होना चाहिए। इसको वर्णित करने के लिए हम स्मार्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एक फॉर्मूला सूत्र कह सकते हैं, स्मार्ट। आप कहेंगे सर स्मार्ट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ स्मार्ट इसको किस तरीके से कह सकते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, विशिष्ट होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेजरेबल, परिमेय होना चाहिए, मतलब माप जिसको सकते हैं वो होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, मतलब निष्पाद्य होना चाहिए, जो कुछ से प्राप्ति हो सकती है। रियलिस्टिक होना चाहिए, आर फोर, क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए, ठीक है। और टी फॉर टाइम फ्रेम्ड होना चाहिए, जो निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए। समय सीमा की जो बारे में है निर्धारित होनी चाहिए। आपने इसे देख लिया स्मार्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आप बात आता है कि उचित अनुक्रम होना चाहिए, सीक्वेंस
उचित होना चाहिए। उचित अनुक्रम होना चाहिए मतलब क्या, जो प्रॉपर सीक्वेंस में कोई भी मैसेज होना चाहिए। जैसे मैसेज मान लो पहले क्या कर दिए, कोई भी मैसेज करते हैं, किसी को भी लव लेटर लिखते हैं या कोई भी लेटर अपने पिताजी माताजी के नाम पे अगर कोई पत्र लिखते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल का में भी सीक्वेंस होता है। इसलिए उचित अनुक्रम आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो कि पहले अध्याय में वर्ण, जैसे मान लो उत्तर लेखन करते हैं, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, उत्तर लेखन का एग्जाम्पल समझिए। सिविल सर्विसेज में पहले क्या करते हैं, 3 चीज़ में उत्तर लेखन में, इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन देते हैं ना। तो ये क्या सिस्टम है, पहले क्या करते हैं, कंक्लूजन, फिर बॉडी, फिर इंट्रो, ऐसे थोड़े ना करते हैं। इसीलिए उचित अनुक्रम होना बहुत जरूरी है, समझने में बहुत आसानी होती है। तीसरा जो बात आती है, सुबोध भाषा का प्रयोग, यानी ऐसे भाषा जो सामने वाला पढ़ सके और समझ सके। सुबोध भाषा का प्रयोग, ठीक है, यानी कि जो ऐसा होना चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसेबल लैंग्वेज होना चाहिए। संप्रेषण में ज़्यादा तकनीकी भाषा का प्रयोग उचित, खास करके सोच समझकर ही करना चाहिए। तकनीकी भाषा का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तकनीकी भाषा का प्रयोग कम, क्या होना चाहिए, कम होना भी चाहिए, तो कम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है उचित प्रतीक का प्रयोग। उचित प्रतीक यानी कोई भी सिंबल देते हैं तो उस सिंबल का कोई मतलब होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल में फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, कुछ भी ऐसा देते हैं तो आपको लगना चाहिए कि कोई सिंबल का मतलब क्या है। इसको प्रासंगिक अभ्यास होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रासंगिक अभ्यास होना चाहिए। जो रेलिवेंट, जो प्रैक्टिस होता है, ये विद्यार्थी की कक्षा एवं मानसिक स्तर के अनुरूप दिए जा सकते हैं। मतलब अगर विद्यार्थी कमजोर है तो उसको दीजिए 2 दिन समय, अगर कोई तेज है तो उसको 1 दिन समय दीजिए, इस तरीके से। नेक्स्ट होता है कि उदाहरण एवं दृष्टांत होना चाहिए। उदाहरण एंड दृष्टांत क्या होना चाहिए, दृष्टांत होना चाहिए, यानी जो इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स जो देते हैं आप, खासकर इसमें प्रभावी कक्षा संप्रेषण की सहायता मिलती है, ठीक है। इसीलिए प्रासंगिक अभ्यास का उपयोग कठिनाई के स्तर के अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कठिनाई के स्तर के अनुसार होना चाहिए। कठिनाई के स्तर के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। आपने ये भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, जब आपने 2 चीज़ को भी अच्छे से देख लिया, पहला तो संदेश वाले शिक्षण के लिए देख लिया, शिक्षकों के लिए, अब संदेश के लिए, और तीसरा पढ़ेंगे क्या, शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। ये देखिए, तो हम लोग तीसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं, शिक्षण से विधियों और मीडिया के चयन के लिए सिद्धांत क्या है। शिक्षण विधियों और मीडिया के चयन के लिए क्या क्या सिद्धांत है वो देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो इसमें जरूरी का चीज है वो होता है कि प्रासंगिक और उचित विधियों एवं मीडिया का चयन करना चाहिए। प्रासंगिक और उचित विधियों और मीडिया का चयन। जैसे समझो कि अगर मान लिया जाए कि हमारा जोश नीट जेआरएफ चैनल या जोश ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं वो शिक्षा से संबंधित है, और ये क्राइम से तो संबंधित है ना, कि क्राइम का न्यूज़ हम प्रसारित करते रहेंगे दिन रात, ठीक है। यदा कदा कर कोई ऐसी घटना हो गई है तो उसको शिक्षा से जोड़ करके उसको हम क्या करेंगे, इसका प्रॉस कॉन्स बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जुड़ा तो रहेगा मेरा ज्ञान से ही, इसने ज्ञान विज्ञान से ही जुड़ा रहेगा ना, या शिक्षण पढ़ाई लिखाई से ही जुड़ा रहेगा ना। इसीलिए उचित प्रासंगिक और उचित विधियों और मीडिया का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। शिक्षण विधियाँ और मीडिया उद्देश्य सामग्री के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, ये शिक्षार्थी के स्तर के लिए उपयुक्त होना चाहिए, बात सही है। शिक्षण विधियों का पहले अध्याय में विस्तार से
उल्लेख हो जाना चाहिए। दूसरा बनता है कि विविध विधियों का विविध विधियों एवं मीडिया का उपयोग। ठीक है, जो यूज है वैरायटी ऑफ मेथड्स को यूज करना चाहिए किसी के लिए शिक्षण विधि में। जैसे मान लिया जाए कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए जो नीरसता नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, नीरसता नहीं होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो नीरस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीरसता से बचने के लिए ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छी गुणवत्ता वाले मीडिया का उपयोग। अच्छी गुणवत्ता वाले मीडिया का उपयोग। ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी मीडिया को उपयोग करने से पहले उसकी गुणवत्ता, दृश्यता, स्पष्टता आदि को ध्यान में रखना चाहिए। आपको हर चीज़ को आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। जैसे किसी का दृश्यता कैसा है, ध्वनि कैसा है, ठीक है, स्पष्टता कैसी है, हर चीज़ को। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है कि शिक्षण अधिगम में विभिन्न मीडिया का एकीकरण। विभिन्न मीडिया का एकीकरण जो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया होता है उसको। छात्रों को यह नहीं लगना चाहिए कि मीडिया और शिक्षण पृथक पृथक है, कभी नहीं लगना चाहिए, अलग अलग नहीं लगना चाहिए छात्रों को खास तौर पे। ठीक है, उदाहरण अगर देखें तो छात्रों को एक वीडियो फिल्म दिखाई जाए तो उसके बाद इस बात पर चर्चा भी हो कि ताकि विद्यार्थी उसके संदेश अर्थ को आत्मसात कर सके। वीडियो के माध्यम से रुचिकर बनाना, ठीक है, जो अपनी लाइफ लेसन के जैसे हो, क्या हो, लाइफ लेसन के जैसे हो, जो आत्मसात कर सके। अब नेक्स्ट आता है चौथा नंबर, लास्ट जो आता है इसके विधि में प्रभावी कक्षा संप्रेषण में कि अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत क्या है, इसको समझिए। खास करके क्या है, प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। सबसे पहला जो आता है इसके अंतर्गत कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित रखना। ये भी आप जानते हैं, कक्षा में क्या हो, विद्यार्थियों की संख्या क्या करना है, सीमित रखना। सबसे पहला लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम होना चाहिए। इसके लिए नियामक संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडीज, शिक्षक छात्र अनुपात का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा नंबर आता है कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब जानते हैं, कक्षा में बैठने के लिए उचित व्यवस्था, जैसे प्रॉपर बेंच होना चाहिए, डेस्क होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं जो है ना वैसा खास करे एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। फर्नीचर, प्रकाश, वायु संचालन जो आप जानते ही हैं, ठीक है, प्रकाश, फर्नीचर, वायु, कुल मिला के सारी चीज़ें होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है कि छात्रों के साथ जो है ना, छात्रों के साथ सामरस्य जो है, सामरस्य और सामंजस्य, क्या है, सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। जैसे मान लो कि एस्टेब्लिशिंग करना चाहिए रैपट और कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
इसको मैं कह सकता हूँ शिक्षक छात्र के बीच में छात्र मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, जो लगे कि एक दूसरे के सहायक के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। चौथी बात आती है कि प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना, फीडबैक वाली, जो मैं बार बार कहता हूं, प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना। हर क्लास के बाद या क्लास के बीच में भी फीडबैक होनी चाहिए कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं। पांचवा आता है कि नवोन्मेष, जो नवीन तकनीक होता है, नवोन्मेष के लिए प्रेरित करना। कोई भी नवीन तकनीक अगर आता है, टीचर को मालूम चलता है तो क्लास में इंट्रोड्यूस करवाए कि बच्चे के अंदर वो उत्सुकता, जानने की प्रति क्या हो, ललकता हो। फिर आता है प्रबलन प्रदान करना, कॉन्फिडेंस देना, क्या करना, रीइंफोर्समेंट करना, प्रदान करना, ठीक है। जैसे मान लो इसमें, अगर मान लो कोई बच्चा, जैसे इसी के अंतर्गत रख सकते हो आप रीइंफोर्समेंट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज कोई दे सकते हो, पुरस्कार दे सकते हो, पुरस्कार बांट सकते हो, ठीक है। उसको कोई क्लास में ही मॉनिटर का पद में डिस्ट्रीब्यूट करना, पद देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप गौर करना इस चीज़ से। जैसे मान लो कि अगर इन चीज़ों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कि हम अगर इस तरीके से अगर करते हैं क्लास में, कि जैसे मान लो किसी बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है अपने एग्ज़ाम में या क्लास में, टेस्ट में, तो उसको क्या करते हैं कि बच्चों के सामने थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि अन्य बच्चे भी उससे मोटिवेट हो, उसके लिए उसको पुरस्कार दे देंगे, ठीक है, कोई पद मॉनिटर बना देंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चों को लगेगा कि चलो मेरे मेहनत का फल मिल रहा है, और वो मेहनत करेगा। दूसरा बच्चा वो तो मेहनत करेगा, और जो बाकी अन्य बच्चे हैं वो उससे अपना जगह स्थापित करने के लिए वो भी और मेहनत करेगा। इसलिए प्रबलन जो होता है, रीइंफोर्समेंट की जो बात आती है, रीइंफोर्समेंट होना क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। चलिए, आपने देखा कि प्रभावी कक्षा संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत तमाम 4 प्रकार से हर चीज़ों को आपने समझने की कोशिश किया, और ये सिस्टमेटिक कलरफुल क्लासेस के तौर पे, ठीक है। इस कलरफुल क्लासेस का मतलब ही है कि आपको एक शॉर्ट तरीके से बता करके दे देना, बना करके दे देना, जिससे कि कभी आपको दिक्कत ना हो। आप अगर इस तरह भी लिख लेते हैं, क्लास सुन लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट, ये जो आप भी स्मार्ट हो जाएंगे। ये जो तकनीक है ना, मैसेज लिखने में स्मार्ट नहीं बनना है, बल्कि अपने जीवन में भी स्मार्ट बनना है। आपके जीवन में भी वो स्मार्टनेस आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हम आगे फिर से अगली कक्षा में मिलेंगे आपसे। और अब हम जो कक्षा करेंगे वो जैसे पैराफ्रेजिंग होता है, किस प्रकार पैराफ्रेजिंग होता है, खास करके अच्छे श्रवण के लिए आवश्यक होता है, सुनने के लिए आवश्यक होता है, उस पर हम लोग कक्षा करने वाले हैं अगला, ठीक है। चलिए, बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आगे क्लास देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।